आप सभी का स्वागत है इस मानवा के सेकंड सीजन के पहले एपिसोड के अंदर। आई होप कि आपने इसके सीजन 1 को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इसके सीजन 1 को नहीं देख रखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करके इसके सीजन 1 को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। हमने ये देखा था कि टेक्यूलिन अपने सारे मिशन को कंप्लीट करने के बाद वापस ट्रेन के जरिए अपने घर जाने वाला था, लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से हो जाती है, जिसके अंदर URR इंकारनेट हुई थी, जिसकी वजह से टेक्यूलिन को वो अपना सा लगती है और URR को भी टेक्यूलिन अपना सा लगता है। और इसी सस्पेंस के साथ पिछला सीजन एंड हुआ था। तो बिना किसी देरी के सीजन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था। टेक्यूलिन और वो छोटी बच्ची जिसके शरीर के अंदर URR है, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उन दोनों को ही एक दूसरे को देखकर अपना सा फील आ रहा था। तभी अचानक से ये दोनों होश में आ जाते हैं। वहीं पर टेक्यूलिन साइड की तरफ मुड़ता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर मैं एक गेम कैरेक्टर को देखकर आखिर क्या सोच रहा हूँ। वहीं पर URR भी अपने मन के अंदर ये कहती है कि अपने आपको संभालो, वो सिर्फ टेक्यूलिन है। वहीं पर वो ये कहकर वापस से वनेसा की तरफ आने लगती है। वहीं पर जो टेक्यूलिन था वो अपने स्टूडेंट्स जो कि बाहर की तरफ घूम रहे थे उन्हें टोकते हुए उनसे ये कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर ज्यादा बदमाशी करोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। वहीं पर जो वनेसा था वो अपने मन के अंदर ये सोच रही होती है कि उसने पक्का हमें देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या वो सच में चेंज हो चुका है? वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर टेक्यूलिन अपने सिस्टर के साथ कहीं पर जा रहा था। वहीं पर जो उसकी सिस्टर थी वो काफी घबराई हुई लग रही थी। ये देखकर टेक्यूलिन उससे ये कहता है कि एरियल तुम शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर एक डरे हुए कुत्ते की तरह डरना बंद करो। एरियल ये कहती है कि लेकिन अभी हम लोग नए एम्परर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, ये काफी अजीब होगा अगर मैं डरी हुई नहीं होंगी तो। टेक्यूलिन उससे ये कहता है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसके सामने अपने सर को झुकाना है। हम लोग यहाँ पर उनसे बातचीत नहीं करने वाले हैं, इसलिए ड्रामा करना बंद कर दो। वहीं पर वो अपने पास से कुछ नोट्स को निकालकर एरियल को देते हुए ये कहता है कि इसे ले लो। इसे देखकर एरियल ये पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है। इस पर टेक्यूलिन ये बताता है कि ये मेरी सोच है। मैंने काफी सारे कंडीशंस को एनालाइज करते हुए ये पता लगा लिया है कि आखिर जो हमारी नई एम्परर है उनकी टेम्परामेंट कैसी होगी, इसलिए इस चीज को कंसिडर करते हुए हमारी टेरिटरी को मैनेज करना। टेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये बताता है कि 12 दिन पहले केराबीम जो कि हमारे प्रीवियस एम्परर थे वो मारे गए, और इस चीज की वजह से जब जो नए एम्परर हैं वो आएंगे तो जो प्रोग्रेशन क्वेस्ट होगा वो काफी जल्दी जल्दी मेरे ऊपर आएंगे। इसलिए आगे क्या क्या हो सकता है उन सारी चीजों को सोचते हुए मैंने ये नोट्स बनाए हैं। अगर जो एरियल है वो इसे फॉलो करती है तो मैं इस जगह पर आने वाले फ्यूचर क्वेस्ट के डिफिकल्टी को डिक्रीज कर सकता हूँ। इस पर इन सभी चीजों को पढ़कर एरियल टेक्यूलिन से ये पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर एक भविष्य बताने वाले इंसान हो या फिर कुछ और? अगर नहीं तो तुम यहाँ पर प्रिटेंड करना बंद करो। टेक्यूलिन उससे ये कहता है कि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी, इसलिए तुम अपना काम ध्यान से करना। यह सुनकर एरियल खामोश हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर नए एम्परर को क्राउन पहनाया जाएगा। जहाँ पर जो एक सोल्जर था वो टेक्यूलिन को एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाउस यूक्लाइन के मेंबर्स आप वहाँ पर चले जाएं, जबकि दूसरी तरफ जो नॉर्मल लोग थे उन्हें जो नाइट्स थे वो रोक कर रखे हुए थे। वहीं पर इतने सारे लोगों को देखकर एरियल ये कहती है कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग आए हुए हैं। तभी जेक की नजर सामने की तरफ जूली की तरफ पड़ती है, वो भी यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन वो जेक को देखकर कुछ भी नहीं कहती है और वो यहाँ पर से चली जाती है। वहीं पर उसकी शकल सूरत को देखकर टेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वो अब भी इस जगह पर वेरोन के बारे में सोच रही है। तभी यहाँ पर एक काफी चमकता हुआ कैरेज आ जाता है। वहीं पर उसे देखकर सारे के सारे लोग नीचे की तरफ घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। तभी इस कैरेज के अंदर से होने वाली नई एम्परर बाहर की तरफ निकलती है और वो काफी स्टाइलिश तरीके से
थ्रोन की तरफ बढ़ना चालू कर जाती है। वहीं पर जो पोप होता है वो होने वाले नए एम्परर को वो क्राउन पहनाता है और इस चीज की वजह से जो ड्रम्स की आवाजें होती है वो चारों तरफ गूंज उठती है और जो लोग थे वो यहाँ पर अपने नए एम्परर को ग्रीट करना चालू कर जाते हैं और इसी चीज की वजह से इस एम्पायर को उनका नया एम्परर मिल जाता है जिनका नाम सोफियन एकातेरे है। वहीं पर ताजपोशी होने के बाद जो एम्परर होती है वो उब्बासी लेना चालू कर जाती है। ये देखकर एरियल ये कहती है कि वो तो उब्बासी ले रही है। वहीं पर देखियो लीन अपने मन के अंदर ये बताता है कि जो नई एम्परर सोफियन है उनके पास काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस और काफी बड़ी स्टेटस होने के बावजूद भी वो हमेशा बोर रहती है और इसका जो रीजन है वो उसके कैरेक्टर डिजाइन की वजह है क्योंकि गेम के अंदर उसके पास काफी बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। अगर वो एक नाइट बनना चाहे तो वो आसानी से एक गार्जियन नाइट बन सकती है। अगर वो यहाँ पर एक मेज के रास्ते पर चलना चाहे तो वो आसानी से एक आर्च मेज बन सकती है। सारे रास्तों के अंदर उसके पास काफी इनक्रेडिबल टैलेंट है और इसी चीज की वजह से उसे किसी भी चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर इससे भी बड़ी एक रीजन है, वो अपनी बात को फिनिश कर पाता उससे पहले ही उसे काफी डरावना एहसास होता है। उसे यह लगता है कि उससे कोई घूर कर देख रहा है और जब वो देखने के लिए अपने सर को घुमाता है कि आखिर उससे कौन घूर रहा है तो उसे ये देखने को मिलता है कि जो एम्परर है वो उससे घूर रही थी। तभी एरियल ये कहती है कि जो हर मजेस्टी है वो सारे नोवेल्स को सर्वे कर रही है। वो कुछ देर से चारों तरफ अपने सर को घुमा रही है। डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि नहीं वो पक्का मुझे घूर रही थी, लेकिन आखिर वो इस तरीके से मुझे क्यों घूर रही थी। वहीं पर न्यू एम्परर को दिखाया जाता है जो कि एक चेस गेम प्यादे को पकड़ी हुई थी। वो ये कहती है कि ये काफी बोरिंग सेरेमनी है, मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर एम्बुश या फिर बम बमारे फूटेंगे। वहीं पर उसके बगल में उसका गार्ड केरोन मौजूद था जो कि उनकी बातों को सुनकर कुछ भी नहीं कहता है। तभी एम्परर आगे ये कहती है कि लेकिन यहाँ पर एक बंदा ऐसा है जिसने कि मेरे इंटरेस्ट को यहाँ पर जगाया है। तभी वो अपने पास से एक पेपर्स को निकालते हुए ये कहती है कि मुझे इस चीज को देते हुए ये कहा गया था कि मुझे ये ट्राई करना है। क्या तुम्हें ये बात याद है? तुमने ये कहा था कि इस चीज की वजह से काफी ज्यादा हंगामे हुए थे इन क्वेश्चंस की वजह से, और मैंने इसके क्रिएटर को देखा और इसी चीज की वजह से उसे देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं उससे पहली दफा मिलने वाली हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानता है। कायरोन उससे ये कहता है कि सभी लोग आपके बारे में जानते हैं। एम्परर ये कहती है कि नहीं वो सबसे अलग है, मैं इसके बारे में अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो पक्का काफी अलग है। जब मैं उससे घूर रही थी तो उसे ये पता चल गया था कि मैं उससे घूर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया और ये काफी अम्यूजिंग है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपना एक पुराना दोस्त मिल गया। कायरोन ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। एम्परर आगे ये कहती है कि जबकि मैं यहाँ पर एक एम्परर बन चुकी हूँ तो मुझे अपना काम करना चाहिए। चलो सबसे पहले मुझे वो काम करना होगा जिसका जो रूल्स है वो बिना लिखे हुए काफी टाइम से किया जाता है। और तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर एम्परर्स की क्लासेस के बारे में बात कर रही हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डेक्यूलिन था वो अपने असिस्टेंट के साथ अपने क्लास की तरफ जा रहा था। डेक्यूलिन ये कहता है कि भले जो स्कूल की टर्म है वो चालू हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे हैं वो अभी तक बेवकूफी है। उसका असिस्टेंट ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उन डेब्यूटेंट्स को कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर सुधरने के लिए। वहीं पर वो जैसी थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो काफी सारे बच्चे एक दरवाजे के सामने खड़े थे, बच्चे भी और टीचर्स भी। वहीं पर ये देखकर असिस्टेंट ये पूछता है कि आखिर यहाँ पर फैकल्टी डोर के सामने इतने सारे लोग क्यों मौजूद हैं। डेक्यूलिन ये कहता है कि मुझे पता नहीं है। और जब वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो सामने की तरफ कायरोन अपने सोल्जर्स के साथ डेक्यूलिन का इंतजार कर रहा था। वहीं पर ये देखकर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर यहाँ पर इंपेरियल फैमिली के मेंबर्स मुझे क्यों खोज रहे थे। तभी कायरोन अपने पास से डिग्री को निकालता है। वो ये कहता है कि डेक्यूलिन वोन ग्राहम यूक्लाइन जो ये लेटर है वो पैलेस से आया हुआ है, इसलिए तुम अपना रिस्पेक्ट दिखाओ। वहीं पर ये सुनते के साथ ही डेक्यूलिन और असिस्टेंट अपने घुटनों पे आ जाते हैं। कायरोन पढ़ता हुआ ये कहता है कि जो इंपेरियल फैमिली है वो ये चाहती है कि जो यूक्लाइन फैमिली के हेड है और साथ ही साथ मैजिक टावर के सीनियर प्रोफेसर हैं, उन्हें ये होनर दिया जाए कि वो अपने मैजिक नॉलेज को
हर मजेस्टी जो कि हमारे एम्परर हैं उनके साथ शेयर करें। और इस मौके को पाने के लिए आपको एक कैंडिडेट के तौर पर चूज किया गया है। अगर आप इसके अंदर पास हो जाते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शनल मेज बना दिया जाएगा ताकि आप एम्परर को पढ़ा सके। इसलिए आपको सबसे पहले इस मेज जॉर्ज ने जो क्वेश्चन क्रिएट किया है उससे सोल्व करते हुए अपने एबिलिटी को प्रूफ करना पड़ेगा। वहीं पर ये सुनकर डेक्यूलिन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या एम्परर ने मुझे चूज किया है। वहीं पर डेक्यूलिन आगे ये बताता है कि एम्पायर के अंदर एक ऐसी ट्रेडिशन है जहां पर एम्परर को आउटसाइड पर्सनल के जरिए 1 साल तक जानकारी हासिल करनी पड़ती है और इसके लिए नाइट्स, मेजेस और स्कॉलर्स को सेलेक्ट किया जाता है उनके एग्जाम्स के द्वारा। वहीं पर डेक्यूलिन आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि डेक्यूलिन के लिए कभी ऐसी डेवलपमेंट होगी जो मेरे इंटरेस्ट है वो इसके अंदर जाग चुकी है। मैं नॉर्मली इसके अंदर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर ऐसी इवेंट मेरे सामने अपने आप आ गई है तो इसे रिफ्यूज करना पागलपन होगा। और वैसे भी इंपीरियल फैमिली की जो क्वेस्ट होती है वो काफी ज्यादा अच्छी रिवॉर्ड देती है और साथ ही साथ मैं ये भी फिगर आउट कर लूंगा कि आखिर जो एम्परर थे वो मेरे ऊपर नजर क्यों रख रही थी। कायरोन ये पूछता है कि क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी एबिलिटी इनसफिशिएंट है तो तुम हार मान सकते हो। डेक्यूलिन ये कहता है कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। यह सुनकर कायरोन उसे उसके टेस्ट का क्वेश्चन पेपर देते हुए ये कहता है कि तुम इसे लो। वहीं पर वो अपने साथियों के साथ जाते हुए ये कहता है कि ये बस इतना ही। वहीं पर वो जाने से पहले हल्का सा पीछे मुड़कर डेक्यूलिन की तरफ देखते हुए मेज जॉर्ज की बातों को याद कर रहा था जो कि उसे क्वेश्चन पेपर देते हुए ये कहता है कि ये वही क्वेश्चन पेपर है जिसके बारे में वो काफी टाइम से तैयारियां कर रहे थे और इसी क्वेश्चन पेपर को उन कैंडिडेट्स को सोल्व करना पड़ेगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर क्वालिफाई होने के लिए। वहीं पर उनके बातों को याद करता हुआ कायरोन अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर मेज जॉर्ज ने इस चीज को एक डिफिकल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो चलो यहाँ पर ये देखते हैं कि जिसके बारे में काफी सारी अजीबो गरीब र्यूमर फैली हुई है, क्या वो इसे सोल्व कर पाएगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जो डेक्यूलिन होता है वो उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है और इस कारण से चारों तरफ नीले कलर का ऑरा फैल जाता है। ये देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी इस क्वेश्चन पेपर के अंदर से मेज जॉर्ज बाहर की तरफ निकलते हैं जो कि डेक्यूलिन को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहते हैं कि मैं इंपीरियल कोर्ट का मेज हूँ और मैं ही तुम्हारे इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के टाइमिंग को देखकर तुम्हारे कैपेबिलिटीज को जज करने वाला हूँ कि आखिर तुम्हें कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर तुमने 1 दिन के अंदर ही इसे सोल्व कर लिया है तो इसे काफी फास्ट कंसिडर किया जाएगा। वहीं पर जो बाकी के सोल्जर्स थे वो ये देखकर काफी हैरान थे कि डेक्यूलिन ने इसे एक ही बार में सोल्व कर लिया। वहीं पर डेक्यूलिन आगे ये पूछता है कि ये तो काफी इजी प्रॉब्लम था, मैं इसे इसलिए सोल्व कर पाया क्योंकि मैंने काफी टाइम से रिविन लैंग्वेज के बारे में रिसर्च किया है, इसलिए मेरी किस्मत के ऊपर डिपेंड करती थी। लेकिन जो उसके गार्ड्स होते हैं वो डेक्यूलिन के बारे में काफी तारीफें कर रहे थे। वहीं पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो रिविन लैंग्वेज है वो काफी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट मानी जाती है, लेकिन ये मेरे लिए डिफरेंट है क्योंकि मैंने ही इन रिविन लैंग्वेजेस को रिफाइंड किया था। हालांकि इस बात के काफी टाइम हो चुके थे, लेकिन मेरे पास कंप्रेहेंशन की ताकत है, इसलिए उन्हें याद करना उतना भी मुश्किल नहीं था। तभी कायरोन डेक्यूलिन से ये कहता है कि डेक्यूलिन ये रहा तुम्हारे लिए इंपीरियल फैमिली के लिए इनविटेशन, तुमने इस एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफाइड कर लिया है। इसे लेते हुए डेक्यूलिन उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर कायरोन इसके बारे में जाकर एम्परर को बताता है। वहीं पर एम्परर ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है कि डेक्यूलिन ने 5 मिनट्स के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। एम्परर ये कहती है कि तो अब यहाँ पर कुछ और भी कंसिडर करने के लिए नहीं बचा हुआ है, हम लोग डेक्यूलिन को चूज करेंगे। इस पर कायरोन ये कहता है कि मैं फिर भी यहाँ पर ये बिलीव करता हूँ कि हमें कुछ और देर तक उससे ऑब्जर्व करना चाहिए। एम्परर उससे यह कहती है कि आखिर यहाँ पर और कुछ क्या ही रह चुका है ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पर उसने एक ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जिसे कि जॉर्ज ने ये कहा था कि वो काफी डिफिकल्ट है और ऊपर से उसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही उसे सोल्व कर लिया। वहीं पर वो आगे ये कहती है कि भले तुम यहाँ पर मेज लुइना को सपोर्ट करते हो, लेकिन उसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 4 घंटे लग गए थे। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जो 4 घंटे हैं उसे काफी एक्सेलेंट माना जाता है, लेकिन किसी ने आज तक 5 मिनट के अंदर उसे सोल्व नहीं किया था, इसलिए जो रिजल्ट है वो क्लियर है। ये सुनकर कैरोन पहले तो खामोश होता है, लेकिन वो आगे ये कहता है कि योर मैजेस्टी मैं यहाँ पर मेज लुइना को अपने
अपने पर्सनल रीजंस की वजह से सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर प्रोफेसर डेक्यूलिन के बारे में काफी सारी रूमर्स फैली हुई है, इसलिए मुझे यह लगता है कि यहाँ पर मेज लूमिना ही ज्यादा बेहतर रहेगी। इस पर एम्परर ये कहती है कि तुम यहाँ पर रूमर्स के बारे में मुझसे बात मत करो, मैं अपनी आंखों देखी ही बातों के ऊपर यकीन करती हूँ। मैंने ये डिसाइड कर लिया है मेरे इंस्ट्रक्शनल मेज के तौर पर डेक्यूलिन को ही चूज किया जाए, तुम इसके आगे कुछ मत कहो। वहीं पर इस कारण से कायरोन को ना चाहते हुए भी इसके लिए मानना पड़ता है। तभी एम्परर फिर से उबासी लेते हुए यह कहती है कि अगर इसके बारे में मैं सोचूं तो जो बंदा यहाँ पर नाइट एग्जामिनेशन के लिए इंस्ट्रक्ट करने वाला था वो इंजर्ड हो गया है ना। कायरोन ये बताता है कि हाँ, जो वाइस कैप्टन इसाक है वो अभी के वक्त पर छुट्टी के अंदर है। एम्परर ये कहती है कि तो इसी चीज की वजह से उसकी सिलेक्शन के अंदर कोई भी न्यूज नहीं मिली है, क्या यहाँ पर कोई और सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं है। कायरोन ये कहता है कि हम लोग उन्हें सर्च कर रहे हैं। तभी यहाँ पर एम्परर के माइंड के अंदर कुछ आइडिया आती है और वो अपने साथी से ये कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया आया है, कायरोन तुम मेरे ऑर्डर को लिखो। वहीं पर कायरोन इसके लिए मान जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें फ्रीहाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जूली थी वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं पर ये देखकर उसके साथी ये कहते हैं कि क्या जो कैप्टन है वो कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर मुश्किलात नहीं ला रही है। दूसरा बंदा ये कहता है कि तुम सही कह रहे हो, उनकी जो हालत है वो सही नहीं लग रही है। तीसरा बंदा ये कहता है कि लेकिन एटलीस्ट वो अभी के वक्त पर स्वर्ड को तो होल्ड कर पा रही है, इससे पहले मुझे ये लगा था कि वो शायद से बेहोश हो जाएगी। तभी एक बंदा ये कहता है कि यहाँ पर कैप्टन जूली के स्पिरिट को एक ही चीज जगा सकती है और वो चीज ये है कि वेरोन की शरीर मिल चुकी है, लेकिन जबकि वो हादसा क्लिफ के अंदर हुआ था तो इस चीज के बारे में सर्च कर पाना काफी डिफिकल्ट है। तभी यहाँ पर एक बंदा भागा भागा आता है और वो फौरन से कैप्टन के पास जाकर उन्हें कुछ बताता है। ये सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कायरोन अपने साथियों के साथ एम्परर के मैसेज को लेकर आया हुआ था, जिस चीज की वजह से जूली उनके सामने घुटने टेकी हुई थी। कायरोन ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ये मौका दिया जाता है कि तुम यहाँ पर एम्परर के साथ स्वर्ड ट्रेनिंग कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें इंस्ट्रक्शनल नाइट के लिए एक एग्जाम देना होगा ताकि तुम हर मजेस्टी को स्वर्डमैनशिप के लिए इंस्ट्रक्ट कर सको। तुम यहाँ पर इस एग्जाम को पास करो और अपने एबिलिटी को प्रूव करो। इसके लिए जूली तैयार हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें एक बर्फीले इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूली ठंडे कपड़े पहने हुए एक छोटे से घर के अंदर जाती है, जहाँ पर 3 और कैंडिडेट वहाँ पर मौजूद थे। वहीं पर वो लोग जूली को देखकर ये कहते हैं कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। वहीं पर जूली यह कहती है कि हाँ, ये बात तो सच है, आपसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है सीनियर्स। तभी एक ग्रीन हेयर वाला बंदा ये कहता है कि मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि तुम भी कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट होगी, तुम यहाँ पर बैठ जाओ आराम से। वहीं पर ये ग्रीन हेयर आगे सभी से ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये एग्जाम कैसा होगा। यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होने से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो पिछली बार स्कूल डेज में प्रोजेक्ट में काम किया करते थे वो चीजें याद आ रही है। तभी जो ये ब्लू हेयर जिसका नाम ग्वेन होता है, जो कि एक सेक्रेड स्टार नाइट है, वो ये कहती है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों के ऊपर आसान नहीं जाऊंगी, इसलिए तैयार हो जाओ। तभी ये येलो हेयर वाला बंदा ये कहता है कि ऑब्वियसली हम लोग भी सेम चीज करेंगे। वहीं पर इसका नाम राफेल होता है, जो कि विगोर का नाइट है। वहीं पर ये सुनकर सारे के सारे लोग खामोश हो जाते हैं। तभी जो इस ग्रीन हेयर की नजर होती है वो सामने की तरफ एक खाली चेयर के ऊपर पड़ती है और वो ये कहता है कि लगता है कि वो एग्जामिनर का सीट होगा, वो काफी लेट हो चुके हैं। ग्वेन ये कहती है कि मुझे ये सुनने को आया था कि जो वाइस कैप्टन इसाक है वो यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर यहाँ पर कौन आने वाला है। वहीं पर ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इस घर का मेन गेट खुलता है और उसके अंदर से अंदर की तरफ डेक्यूलिन आता है और वो सभी को ग्रीट करते हुए ये कहता है कि सभी को ग्रीटिंग्स, मैं हूँ आप सभी का नाइट सिलेक्शन के एग्जामिनर के तौर पर डेक्यूलिन। वहीं पर उसे देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जूली ये सोचती है कि एक मेज यहाँ पर नाइट एग्जामिनेशन के लिए एक एग्जामिनर बन के आया हुआ है, आखिर कैसे और आखिर क्यों, आखिर जो ये डेक्यूलिन है वो इस दफा क्या प्लानिंग कर रहा है।
तभी जो राफेल होता है वो गुस्से में देखो लीन के ऊपर चिल्लाते हुए ये कहता है कि क्या तुम हो एग्जामिनर, क्या तुम्हें नाइट्स की ड्यूटी के बारे में भी पता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहीं पर देखियो लीन उसके बातों को इग्नोर करता हुआ अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और वो उससे ये कहता है कि हाँ मैं एक नाइट नहीं हूँ लेकिन मैं एक मेज हूँ और मैं अपने मैनुअल के हिसाब से तुम लोगों को एवल्यूट करने वाला हूँ। लेकिन तुम लोगों के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ये जानकर खुशी नहीं हुई कि मैं एक एग्जामिनर हूँ। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेज इंस्ट्रक्शनल के तौर पर चूज कर लिया गया हूँ, इसलिए मैं क्वालिफाइड हूँ। या फिर तो तुम यहाँ पर हर मजेस्टी के ऑर्डर को यहाँ पर नकार रहे हो। वहीं पर ये सुनकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि जो देखियो लीन है वो इंस्ट्रक्शनल मेज बन चुका है। तभी जो ये ग्रीन हेयर होता है वो देखियो लीन से ये कहता है कि क्या जो ये एग्जाम है वो फेयर होगा ना, कि तुम यहाँ पर किसी एक बंदे को ज्यादा फेवर ना करो। वहीं पर ये सुनकर जूली काफी परेशान हो जाती है। देखियो लीन आगे यह कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा एग्जामिनर हूँ, यहाँ पर जो मजेस्टी है वही अपना फाइनल डिसीजन लेगी और जो ये असेसमेंट है वो कल चालू होगा, तो आज सभी लोग आराम कर लो। वहीं पर ये सुनकर सारे लोग इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पर जो ग्रीन हेयर होता है अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए ये कहता है कि शायद से मैं अपने शरीर को आराम देना चाहिए, चलो सभी लोग। वहीं पर वो लोग ऊपर जाते हुए आपस में ये बातें कर रहे थे कि उसने ये नहीं कहा था कि जो ये एग्जाम है वो फेयर होगा, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जो हर मजेस्टी का फाइनल ऑर्डर होगा वही होगा। वहीं पर देखियो लीन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो लोग सही हैं, जो ये सिलेक्शन एग्जाम है वो शुरू से ही फेयर नहीं है। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से फेयर सोचा होगा वैसा फेयर नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जूली को फेल करने वाला हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो देखुलीन होता है वो अपने कमरे के अंदर से बाहर की तरफ इन नाइट्स को आपस में स्पार करता हुआ देख रहा होता है। वहीं पर वो आके अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने यहाँ पर एक मेज होने के बावजूद भी यहाँ पर इन नाइट का सिलेक्शन करने के लिए इसलिए एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर जूली को फेल करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी के वक्त पर पैलेस के अंदर एंटर नहीं कर सकती है, क्योंकि जो वो मॉन्स्टर है वो अभी भी पैलेस के बेसमेंट के अंदर मौजूद है, जो कि डेक्युलीन के मौत का एक कारण बन सकता है। और वहाँ पर एक शीशा भी मौजूद है जिसके सामने जूली को तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसलिए जब तक कि जो वो शीशा है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है जूली तुम वहाँ एंटर नहीं कर सकती हो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेक्युलीन सभी को ये बताता है कि यहाँ पर जो पहला टेस्ट का टॉपिक है वो ये होगा कि तुम्हारे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को देखा जाए और तुम्हारे परसिस्टेंस को देखा जाए, और जो ये एग्जाम का लोकेशन है उसे इसलिए चूज गया है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे रेयर फ्रूट्स और मैजिकल पावर मौजूद है, इसलिए मैं तुम चारों लोगों को एक एक फ्रूट असाइन करूंगा जिसे कि तुम्हें लेकर आना है। वहीं पर वो आगे उन सारे फ्रूट्स के प्रोटोटाइप्स को उन्हें दिखाता है। वो ये कहता है कि तुम लोगों को ये आइटम्स लाना है और ध्यान रखना कि वो आइटम्स डैमेज ना हो, और साथ ही साथ एग्जाम खत्म होने से पहले तक मैं अपने जगह से नहीं हिलूंगा। क्या किसी को यहाँ पर ऑब्जेक्शन है? अगर तुम लोग अभी कहते हो तो यहाँ पर कोई हल निकल सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें कोई भी चांस नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये चारों लोग होते हैं वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो इसलिए देखियो लीन ये कहता है कि ठीक है, जबकि सारे लोग एग्री हो चुके हैं तो मैं तुम लोगों को 24 घंटे दूंगा, चलो इस मिशन को चालू करो। वहीं पर ये सुनते के साथ ही सारे लोग अपने अपने असाइन किए हुए फ्रूट्स को लाने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर हमें जूली को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में अपने मन के अंदर ये कहती है कि मुझे यहाँ पर आइस फ्लावर को खोजना होगा। ये एक ऐसी ट्रांसपेरेंट फ्लावर है जो कि स्नोई माउंटेन के हाई एल्टीट्यूड के क्लिफ पर रहती है, जिसे कि हार्वेस्ट करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जबकि यहाँ पर काफी सारे फ्लावर्स दिन के वक्त ब्लूम करते हैं तो उन्हें हासिल करना उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये काफी बुरी बात है कि यहाँ पर डेक्युलीन हमारा एग्जाम लेने के लिए आया हुआ है, लेकिन तभी जूली की नजर कहीं पर पड़ती है और वो सामने के नजारे को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि ऊपर क्लिफ की तरफ आइस फ्लावर मौजूद होती है और वो इसे लेकर फौरन सबसे पहले डेक्युलीन के पास ले जाकर दिखाती है। वहीं पर डेक्युलीन जब उस आइस फ्लावर को देखता है तो वो ये कहता है कि ये डैमेज्ड है। वहीं पर ये सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। डेक्युलीन उससे ये कहता है कि मैंने क्लियरली ये कहा था कि ये चीज डैमेज नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसका एक पीटल है वो डैमेज्ड है। वहीं पर ये देखकर जूली अपने मन के अंदर ये कहती है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा केयरलेस थी, मुझे यहाँ पर ध्यान से इस चीज को देखकर उसे देना चाहिए था। वहीं पर यूली आगे ये कहती है कि ठीक है, मैं और लेकर आती हूँ। वहीं पर वो इसके बाद फिर से सर्च करने जाती है और उसे एक और
आइस फ्लावर मिलता है और वो इसे लेकर वापस से डेक्युलिन के पास जाती है, लेकिन फिर से इसका एक पत्ता डैमेज निकलता है। वहीं पर ये चीज उसके लिए कम दुख वाली बात नहीं थी कि उससे पहले ही उसे एक और झटका लगता है कि जो ग्रीन हेयर है उसने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। वहीं पर इस कारण से उसे काफी एम्बैरेस्ड लगता है और साथ ही साथ ग्रीन हेयर को खाना खाते हुए देखकर उससे भी भूख लग रहा था, लेकिन डेक्युलिन उससे यह कहता है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें पहले मिशन को कंप्लीट करना होगा या फिर तुम हार मानोगे, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। तो क्या तुम यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार हो? इस पर जूली यह कहती है कि नहीं, मैं एक और फ्लावर को लेकर आऊंगी। वहीं पर वो इस जगह पर वापस से बाहर चली जाती है, लेकिन जो ठंड थी वो वक्त के साथ साथ और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जूली बिल्कुल भी हार नहीं मानती है। वो यहाँ पर अपने लिमिट पर पहुँचने के बावजूद भी आइस फ्लावर को जल्द से जल्द खोजने की कोशिश करती है और उसे एक और आइस फ्लावर मिल जाता है और वो उसे बचाते हुए वापस से डेक्युलिन के पास लेकर जाती है, लेकिन ये भी डैमेज निकलता है। वहीं पर यह सुनकर जूली उससे यह कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर डेक्युलिन उससे ये फ्लावर दिखाते हुए ये कहता है कि इस पीतल के अंदर हल्का सा क्रैक आ चुका है। ये सुनकर जूली हैरान होते हुए ये कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो अपने मन के अंदर परेशान होते हुए ये कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जब मैंने विला के बाहर चेक किया था तो ये डैमेज नहीं था, तो आखिर वो हमेशा डैमेज कैसे निकलता है। तभी उसकी नजर सामने की तरफ चिमनी के ऊपर पड़ती है जहाँ पर आग जल रही थी और वो ये देखकर काफी चौंक जाती है और वो ये कहती है कि लगता है कि मुझे एक और लास्ट ट्रिप करना होगा। वहीं पर ये सुनकर डेक्युलिन भी हैरान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही जूली अपने लास्ट फ्लावर को लाने के लिए निकल पड़ती है। डेक्युलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो क्या तुमने ये फिगर आउट कर लिया, लेकिन वहीं पर इसी के साथ में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली अपने नेक्स्ट फ्लावर को लाने के लिए निकल चुकी होती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई नो कि मैंने काफी लेट कर दिया सेकंड सीजन लाने के लिए, और हाँ फिक्र मत करो, इसके और भी 3 या 4 चैप्टर्स मौजूद हैं जिसका एपिसोड मैं कल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने ये डिसाइड किया था कि सारे चैप्टर्स को मैं एक ही बार ले आऊं, लेकिन जबकि मैंने पहले ही वादा किया था कि मैं जल्दी एपिसोड लाऊंगा, तो इसलिए मुझे अभी हाफ ही घंटे का एपिसोड लाना हुआ क्योंकि मैं कहीं काम से बाहर चला गया था, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं था एपिसोड लाने का। लेकिन अगले बार से मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो लाऊं। और हाँ, कल इसका एक और एपिसोड आ जाएगा, तो फिक्र मत कीजिएगा और हल्का सा वेट कर लीजिएगा। ओके बाय।